वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं के भारत की खोज यह पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और भारत की खोज इस पाठ्य पुस्तक का यह लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है तलाश। तलाश इस लेसन का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज अर्थात भारत की तलाश करने के लिए बहुत सारे स्थानों पर गए और जहां जहां पर भी गए वहां पर उन्हें भारत की नई नई विशेषताएं देखने को मिली। जैसे कि सिंधु घाटी पर उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखा और फिर आगे आते हैं तो उन्हें बौद्ध के द्वारा सारनाथ में ऐसा लगता है जैसे कि अशोक और बौद्ध वहां पर उनको अभी सारे उपदेश दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो लेखक जैसे जैसे अपने इस प्रवास में इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो नई तरीके से उन्हें सारी चीजें नए रूप में देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि जहां पर भी जाओ और चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन हमारी भारत की संस्कृति हमें नए रूप से खिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही फिर आगे अन्य भागों में हमने देखा था कि किस प्रकार लेखक कहते कि कुछ समय ऐसा आ गया था वहां पर हमें भारत की संस्कृति का ह्रास होते हुए दिखाई दे। फिर लेखक ने वहां पर भारत की संस्कृति किस प्रकार पतन होते हुए दिखाई दे रही थी इसका कारण बताया। तो इस कारणों में लेखक कहते हैं कि उस समय की जो लोगों की दशा थी, अवस्था थी, वह अधिकतर एक तो वह नए को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे या आधुनिकता का उन्हें उनकी मानसिकता उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर अनुकरण कर रहे थे और इसके साथ साथ मूर्ति पूजा या साहित्य की निर्मित में उन्होंने बहुत सारा समय दे दिया था। तो लेखक कहते हैं कि जैसे ही वह कहते हैं कि उन्होंने जहां पर अपना अनुकरण किया फिर मूर्ति पूजा किया, इस समय जैसे ही वह ह्रास के मार्ग पर था लेकिन फिर पुनर्जागरण भी वहां पर हुआ। और इस पुनर्जागरण में लेखक कहते हैं कि किस प्रकार लोगों ने प्राचीन और आधुनिकता का अच्छे से सामंजस्य किया और यहाँ पर भारत की विशेषता हमें फिर से उजागर होते हैं। फिर लेखक आगे क्या कहना चाहते हैं ये देखते हैं इस पाठ के द्वारा इस भाग में। आगे का भाग है भारत की तलाश अर्थात भारत की खोज। तलाश इस शब्द का इस लेसन का नाम भी तलाश ही है और फिर लेखक ने पूरे इसमें भारत की खोज ही की है। और लेखक कहते हैं कि इस भारत की तलाश में इन्होंने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया था, जैसे कि पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतुष्ट नहीं हुआ और न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं भारत की तलाश के लिए निकला तो मुझे बहुत सारे साधनों के द्वारा मैं उनकी तलाश करने की कोशिश की। जैसे कि वह साधन थे पुस्तकें, कि पुस्तकों के माध्यम के द्वारा लेखक ने उनको पढ़ा, भारत के इतिहास को पढ़ा, उसकी विशेषताओं को पढ़ा। फिर प्राचीन जहां पर भी वहां पर घूमने जाते थे तो प्राचीन स्मारकों के द्वारा उन्होंने भारत की संस्कृति को खोजने का प्रयास किया। और फिर प्राचीन सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थी उनमें भी लेखक ने भारत की खोज करने के प्रयास किया। लेकिन लेखक कहता है कि इन सारी चीजों में मुझे वह समाधान नहीं मिला और नहीं मुझे मैं जो तलाश करना चाहता था उस प्रश्न का उत्तर मिला। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं ये तलाश में निकला तो मुझे कभी मध्ययुगीनता, वर्तमान मतलब जिस समय लेखक खोज कर रहा था उस समय का वर्तमान समय, फिर मध्ययुगीनता में उन्होंने क्या देखा था कि भयंकर गरीबी, दुर्गति, बहुत अवस्था बेकार थी। और फिर आधुनिकता, तो मध्ययुगीनता, आधुनिकता, वर्तमान, इनका एक अलग मिश्रण लेखक को वहां पर दिखाई दिया जो बहुत ही विचित्र था। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से
मध्य वर्ग की ओर देखता था। तो लेखक कहते हैं कि मैं अपने वर्ग, लेखक ऐसे यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। अपने वर्ग मतलब लेखक जिस वर्ग से आते थे या जिस कुटुंब में उनका जन्म हुआ था वह अमीर कुटुंब था। मतलब एक वर्ग, अलग अलग समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे निचला वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो लेखक उच्च वर्ग से संबंधित थे और इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं अपने वर्ग और अपने जैसे किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि क्या भारत की दयनीय स्थिति कैसे है, उनसे उनका मतलब नहीं था। हाँ, भारत के ऊपर अंग्रेज शासन चालू है और उसका विरोध करना वो समझते थे, लेकिन जो बोलते ना आप बीती जो होती है, उन्होंने इतना शासन का जो अन्याय हो रहा था, जिन जिन गरीब परिस्थितियों की हालत से उनको गुजरना पड़ता था वह उच्च वर्ग के लोगों को गुजरना नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि जो भावनाएं उनके विरोध के लिए पनपनी चाहिए थे, इस वर्ग से मैं अपेक्षा ही नहीं कर सकता था और मैं उनका प्रशंसक भी नहीं था। तो भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए, नेतृत्व करना मतलब मार्गदर्शन करना, तो इस भारत के स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए जो भारत जो वास्तव में संघर्ष कर रहा था वह कौन था? निचला वर्ग और मध्यम वर्ग। तो इस भारत के संघर्ष के इस नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से किसकी ओर देख रहा था? लेखक मध्य वर्ग की ओर देख रहा था। यह मध्य वर्ग ही स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। तो देखो उस समय अंग्रेजी शासन के विरोध में अंग्रेजी शासन का जो अन्याय था वह स्वयं को बंदी मान रहा था। कौन? मध्य वर्ग के लोग, और उनके सीमाओं से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुद की तरक्की भी करना चाहता था और अपने विकास भी करना चाहता था। और इस जिस अंग्रेजी शासन का जो ढांचा था या उसके अन्याय के विरोध में वह उनके मन में फिर विद्रोह की भावना धीरे धीरे पनपने लगी और फिर वह अपना अस्तित्व वहां पर खोजने का प्रयास करने लगे। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौन दिया था। तो लेखक कहते कि देखो उनके अंदर विद्रोह की चेतना तो जागृत हो उठी थी, लेकिन वह इतनी पनप नहीं पा रही थी कि वह अंग्रेज के शासन के खिलाफ जाकर कुछ ठोस कदम उठा सके। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। यह मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे को पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। तो लेखक कहते कि उस ढांचा जो अंग्रेजी सरकार का शासन पूरे भारत पर था, उसके मध्य वर्ग के मन में उनका विद्रोह तो पनप रहा था, लेकिन वह इतना प्रयास नहीं कर पा रहे थे या उस शासन को इतनी चुनौती या उनको उखाड़ देने का प्रयास नहीं कर सकते थे। और इसीलिए वो लेखक यहाँ पर कहते कि मैं फिर मध्य वर्ग की जो आशा उनके पास थी, लेखक के मन में जागृत हुई थी कि यह मध्य वर्ग ही ऐसा माध्यम होगा जिसे इस ढांचे को कम करने में, नष्ट करने में भारत को मदद हो सकती है। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, यह मध्य वर्ग की बस की बात नहीं थी। फिर लेखक कहते कि नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे।
तो लेखक कहते हैं कि फिर हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया, जैसे कि आशा के बाद आशा और निराशा चालू रहता है, लेकिन लेखक फिर से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि फिर नए ताकतें लेखक के सामने आने लगी और वह थी ग्रामीण जनता। हाँ, तो लेखक कहते कि यहाँ पहली बार लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि भारत में वह युवा पीढ़ी है जो बुद्धिजीवी है और वो मतलब उनके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए है, लेकिन उनको उनके अस्तित्व की वहां पर भभक भी नहीं थी। तो लेखक कहते कि वो ग्रामीण जो जनता थी उनको उनके अस्तित्व की कमी मतलब अहमियत नहीं थी, मतलब महत्व नहीं था। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। तो लेखक कहते कि हम आगे बढ़ते ही चले गए इस खोज में, लेकिन जो जिस वर्ग से हमें अपेक्षा थी वहां पर वह हमें निराश हो गया और इसके कारण हम और भी बेचैन हो गए। और मन में क्या भवक थी, लेखक के मन क्यों बेचैन होता था, क्योंकि जो भारत की विशेषताओं के वास्तविक मूल्य थे उनसे ही बुद्धिजीव होने के कारण इन युवा पीढ़ियों को उनका अस्तित्व, उनकी अहमियत का महत्व नहीं था। और इस तरह लेखक फिर से वास्तविक रूप की तलाश के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर भी लेखक कहते कि मेरे मन में द्वंद्व की भावना शुरू थी। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। तो लेखक कहते कि मेरे साथ जो अन्य लोग मेरे सहचार के रूप में आए थे उनको इस ग्रामीण जनता के इस समुदाय से थोड़ा बहुत परिचित थे, इसलिए उनको इतना उत्तेजन नहीं लगा। लेकिन जैसे मुझे इन जनता की तरफ से मुझे प्रेरणा मिली कुछ, तो लेखक कहते हैं कि इन ग्रामीण समुदाय से बहुत सारे लोग पहले से परिचित थे, लेकिन जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मुझे उत्तेजना, प्रोत्साहन मिला और फिर मैं नए तरीके से इसकी तलाश की यात्रा के लिए आगे बढ़ा। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है। मतलब देखो, लेखक कहते हैं कि ये सारी चीजों में लोगों के बीच में असफलताएं, कमजोरियों का दर्द भरा हुआ एहसास, ग्रामीण आम जनता थी, उनका जीवन अच्छा हो सकता है नहीं, एक तो गरीबी के मारे और असफलताओं का लगातार जीवन बिताने के कारण वो पूरा जीवन उनका दर्द भरा हुआ रहता था। लेकिन लेखक कहते कि उनके दर्दों का, उनके दुखों का मुझे एहसास था, फिर भी मुझे उनके अंदर ऐसी कुछ चीजें दिखाई दे रही थी जो मैं उसका वहां पर परिभाषित में या उनका वर्णन नहीं कर सकता। तो लेखक आगे कहते हैं कि पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। तो लेखक शुरुआत में जो मध्य वर्ग की तरफ से अपेक्षित कर रहे थे, लेकिन उनके बजाय अब लेखक को आम जनता से वह सारी चीजें उनके अंदर पनपती हुई दिखाई देने लगी। आगे लेखक कहते हैं कि मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदाय के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। तो लेखक कहते हैं कि अब मैं सिर्फ कल्पना नहीं करना चाहता था, मैं वास्तविकता में कुछ ना कुछ पाना चाहता था। तो लेखक कहते हैं कि अब मैं उन ग्रामीण जनता की तरफ, आम जनता को मैं एक पूरे समुदाय के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति विशेष के रूप से उनको मैं देखना चाहता था, उनके दर्द को मैं महसूस करना चाहता था। और इसलिए मैंने उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखा, इसलिए वहां पर मुझे निराश होने का भी ज्यादा प्रयत्न करना नहीं पड़ा। और फिर लेखक कहने लगा कि जितना भी मैंने उनसे उम्मीद रखा था उससे ज्यादा ही मैंने उनसे पाया। मुझे सूझा
कि इसका कारण और इसके साथ उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता अंतर्शक्ति है। तो आम जनता के अंदर लेखक को एक दृढ़ता अंतर्शक्ति पाने मिली और उसका कारण था भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, जो जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला, बहुत कुछ जो तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा जो सार्थक है और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक है और अनिष्टकर है। तो लेखक कहते हैं कि फिर मेरी नजर उन आम ग्रामीण भागों पर पड़ी। क्यों? क्योंकि फिर लेखक के मन में आता है या लेखक के दिमाग में आता है कि भारत का जो अधिकतर भाग है वो गांव में बसता है और गांव में ही अधिकतर हमें भारत की सांस्कृतिक की विशेषता पनपती हुई दिखाई देती है। और फिर लेखक कहते हैं कि यह सारी चीजें मुझे वहां पर दिखाई दी और फिर मुझे कहीं पर एक मतलब कभी सार्थक भी रखते हैं कुछ चीजें और कभी निरर्थक भी, जिनका कोई अर्थ नहीं होता और फिर अनिष्टकर ही वहां पर खत्म भी हो सकते हैं। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। विगत, बीती हुई, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, दुर्गति, बुरी स्थिति, पनपी, पैदा हुई, रौंद, नष्ट करना, निष्कर्ष, निचोड़, द्वंद, भीतरी उवापो, अनुपस्थित, उपस्थित न रहना, दृढ़ता, निश्चय कर लेना, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न हो, अनिष्टकर, जो बुरा करता हो। तो अब तक हमने देखा कि लेखक किस प्रकार भारत की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं लेखक उनके इस खोज में हमें क्या बताना चाहते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।